नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक देख रहे थे, जिसमें अभी तक हम आपका टॉपिक नंबर 1 मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे, थ्योरी भी और उसके क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, हमने जो अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन में अभी तक आप सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं और सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पढ़ चुके हैं। आज जो चीज हम पढ़ेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन के कारक। ठीक है, यानी कि कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए एच.एम. जॉनसन ने परिवर्तन के स्रोतों को ध्यान में रखकर परिवर्तन के सभी कारणों को मुख्य रूप से 3 भागों में रखा है। ठीक है, किसने, देखिए किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने, एच.एम. जॉनसन ने। यानी कि एच.एम. जॉनसन के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन है इसके कितने कारक हैं, 3 कारक हैं। ठीक है, कितने कारक हैं, 3 कारक हैं। कौन कौन से, देखो तीनों कारक देख लीजिए। पहले एक है आपका आंतरिक कारक, एक है बाह्य कारक और एक है आपका गैर सामाजिक कारण। यानी कि आंतरिक कारण यानी कि इंटरनल फैक्टर, बी यानी कि बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, और एक है आपका गैर सामाजिक वातावरण यानी कि नॉन सोशल एनवायरनमेंट। ये तीनों क्या है, ये है आपके सामाजिक परिवर्तन के कारक। ठीक है, चलिए देखिए जो आपका पहला कारक है यानी कि जो आंतरिक कारक है, ये क्या होता है, जो आपका आंतरिक कारक है। देखिए सामाजिक परिवर्तन कभी कभी आंतरिक कारणों से होता है। व्यवस्था का विरोध आंतरिक विरोध से भी होता है। जब लोग किसी कारणवश अपनी परंपरागत व्यवस्था से खुश नहीं होते हैं तो उसमें फेरबदल करने की कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर एक बंद समाज में परिवर्तन का मुख्य स्रोत अंतर्जात कारण ही हुआ करता है। धर्म सुधार से जो हिंदू समाज में परिवर्तन आया है वह आंतरिक कारक का ही एक उदाहरण है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहा है आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई, मान लीजिए एक कोई परंपरा है, कोई प्रथा है, वो सालों से चली आ रही है, लेकिन जो लोग उनमें जी रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को वो चीजें फेस करनी पड़ रही, वो उन चीजों से खुश नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, वही लोग धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं, एक चेंज लाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, और इसी तरह से क्या होता है, एक धीरे धीरे करके एक बड़ा चेंज कई सालों के बाद दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जब समाज में उपस्थित तत्व ही धीरे धीरे अंदर अंदर चीजों को, समाज परिवर्तन को करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं, आंतरिक परिवर्तन या इंटरनल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बाह्य कारक। बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, जब 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, प्रतिमान एवं मूल्य एक दूसरे से मिलते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति का निर्माण होता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी कि 2 भिन्न भिन्न प्रकार की, देखिए जैसे भिन्न भिन्न प्रकार, जैसे भारतीय मूल्य अलग हैं, ठीक है, और विदेशी जो आपके मूल्य हैं, जो पश्चिमी मूल्य हैं, यानी कि जो अमेरिका के मूल्य हैं, जो यूरोपियन मूल्य हैं, वो अलग हैं। वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ इंडिया के लोग, मतलब कुछ भारतीय लोग वहाँ के वैल्यू सीखते हैं और कुछ वहाँ के लोग यहाँ की वैल्यू सीखते हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सटर्नल, यानी कि कोई बाहरी कारक उसमें काम कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए किसी तरह के जो बाहरी कारक है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति का निर्माण होता है। पश्चिमीकरण या पाश्चात्य प्रौद्योगिकी के द्वारा जो भारतीय समाज में परिवर्तन आया है, इसे इसी श्रेणी में रखा जाएगा। साधारणतया आधुनिक युग में परिवर्तन के आंतरिक स्रोतों की तुलना में बहिर्जात कारकों की प्रधानता होती है। देखिए क्या कह रहा है, ये तो आपको बता दिया। क्या, जैसे मान लीजिए जितनी भी टेक्नोलॉजिकल हम चेंज देखते हैं, भाई देखिए पहले क्या है, पहले लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, ठीक है, मतलब कहीं पश्चिम में इसका गाड़ियों का विकास हुआ, तो अब क्या है, अब भारत में भी लोग गाड़ियों से ही चल रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये बाह्य कारक है परिवर्तन के। ठीक है, तो यही आपका बताया गया है कि पश्चिमीकरण या पाश्चात्य प्रौद्योगिकी के द्वारा जो भारतीय समाज में परिवर्तन आया। ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है कि जो मतलब ये जो बाह्य कारक हैं, आंतरिक स्रोतों की तुलना में जो बहिर्जात कारक हैं, ये क्या है,
ये परिवर्तन लाने में ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा कारगर होते हैं। यानी कि आधुनिक युग में जो परिवर्तन है वो बाह्य कारकों से ज्यादा आते हैं, किसकी तुलना में, आंतरिक कारकों की तुलना में। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में किन स्रोतों की प्रधानता है या किन कारकों की प्रधानता है, बाह्य कारकों की या आंतरिक कारकों की। तो आपका आंसर होगा बाह्य कारकों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गैर सामाजिक वातावरण। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का स्रोत हमेशा सामाजिक कारण ही नहीं होगा। कभी कभी भौगोलिक या भौतिक स्थितियों में परिवर्तन से भी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। आदिम एवं पुरातन काल में जो समाज में परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों में गैर सामाजिक कारणों का बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, क्या होता है, देखिए मान लीजिए कहीं की कोई संस्कृति है, कहीं का कोई समाज है, ठीक है, वो एकदम अपने मतलब गति से चल रहा है, एकदम नॉर्मल साधारण उस पर चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वहां का तो पूरा समाज ही चेंज हो गया ना, वहां का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया। तो ये भी होता है, जो गैर सामाजिक कारण है, यानी कि जो भौगोलिक कारण है, भौतिक कारण है, वो भी कभी कभी क्या होते हैं, वो भी कभी कभी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए के जिम्मेदार होते हैं। देखिए मान लीजिए कहीं क्या होता है, कहीं हमेशा बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन कुछ मौसम की घटनाएं ऐसी हुई पूरी दुनिया में कि उस साल वहां पे क्या हुआ, सर्दी उतनी ज्यादा नहीं पड़ी यहाँ पर, या फिर जिस तरह की वनस्पतियां जिस मौसम में होती हैं वो नहीं हुई। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन तो होगा ही भाई। लोगों की खाने पीने की चीजों में परिवर्तन आएगा, पहनने ओढ़ने की चीजों में परिवर्तन आएगा। तो ये लेकिन किसके कारण हुआ, ये भौगोलिक तत्व के कारण हुआ है। ठीक है, तो जो सामाजिक परिवर्तन है ये गैर सामाजिक वातावरण के कारण भी होता है। ठीक, देखिए एंथनी गिडेंस ने परिवर्तन के कारकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से, भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, और सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर। ये जो आपकी एक ये लाइन है, ये कम से कम आपके सोशियोलॉजी जहां जहां पूछी जाती है, इस तरह की चीजें जहां जहां पूछी जाती है, सामाजिक परिवर्तन टॉपिक जहां जहां पर भी आता है, कम से कम 15-20 बार रिपीट करके पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का मतलब कितने भागों में सामाजिक परिवर्तन को वर्गीकृत किया है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक परिवर्तन को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। किसमें किसमें, भौतिक वातावरण में, राजनीतिक व्यवस्था में और सांस्कृतिक कारक में, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल सिस्टम में और कल्चरल फैक्टर्स में। देखिए ये जो ऊपर 3 दिए थे ना, कौन कौन से, आंतरिक कारक, बाह्य कारक और गैर सामाजिक वातावरण, ये किनके अनुसार थे, ये थे HM जॉनसन के अनुसार। लेकिन एंथनी गिडेंस ने क्या बताया है, एंथनी गिडेंस ने बताया है सामाजिक परिवर्तन के जो 3 भाग बताए, वो बताए भौतिक वातावरण, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये चीजें पढ़ते पढ़ते ही याद भी हो जा रही होंगी। देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका चैप्टर है, इसका नाम है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। यहां तक पढ़ने के बाद आपका सामाजिक परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नया स्टार्ट करेंगे वो है आपका सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज को अव्यवस्था से बचाना एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल। ठीक है, देखिए समाज में कंट्रोल स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए समाज को अव्यवस्था से बचाना और भविष्य में समाज के अस्तित्व को कायम रखना। एक बार कल्पना करके देखिए एक बार कल्पना करके देखिए कि जो समाज है, अगर उसमें किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो, नियंत्रण ना हो, जिसका जो मन है वो बोल सकता है, जिसका जो मन है मारपीट कर सकता है, जिसका जैसे मन है वो वैसे रह सकता है, किसी भी तरह की अराजकता फैला सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, तो और समाज में किसी तरह का शासन स्थापित नहीं है, तो समाज आपका कैसा होगा, ना कोई व्यवस्थित नगर होगा, ना कोई व्यवस्थित सभ्यता होगी, ना समाज होगा, ना आदर्श आपकी जो चीजें हैं वो होंगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक जंगली होता है ना, बर्बर समाज होता है, जैसे पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, उस तरह की चीजें होंगी अगर समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित ना हो, और वो समाज बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, अपने विनाश की तरफ बढ़ने लगेगा।
तो सामाजिक नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि ताकि समाज को अव्यवस्था से बचाया जा सके और भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखा जा सके। ठीक है, देखिए सामाजिक नियंत्रण की स्वतंत्र रूप से अमेरिकन समाजशास्त्री रॉस ने की थी। जो देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण की स्वतंत्र रूप से व्याख्या होगा। ठीक है, व्याख्या अमेरिकी समाजशास्त्री रॉस ने की थी। ठीक, देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा ही होती है। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण नहीं है, पर समाजीकरण के द्वारा सामाजिक नियंत्रण अवश्य होता है। देखिए ये कई बार क्या होता है, आपसे स्टेटमेंट के तौर पर दे दिया जाता है और आपसे इसकी व्याख्या करने को कह दिया जाता है। जैसे आपने अगर यूपीपीसीएस या इन सब चीजों के एग्जाम देखे होंगे तो जब उसमें ऐसे लिखने को आते हैं तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो दे दिए जाते हैं और इसी पर पूरा ऐसे लिखना होता है। देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। भाई जो समाजीकरण है, देखिए समाजीकरण कब हो पाएगा, जब समाज में एक कोई स्थापित व्यवस्था होगी, उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे। ठीक है, अगर भाई किसी समाज में कोई नियम कानून किसी चीज का डर ही नहीं है तो लोगों का जो मन होगा वो करेंगे, है ना, वो किसी तरह की एक व्यवस्था में क्यों रहना चाहेंगे। तो समाजीकरण करने के लिए जो सामाजिक नियंत्रण है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा ही होती है। यानी कि समाज में किस तरह का जो व्यवहार है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और किस तरह के व्यवहार को नकार दिया जाएगा, या एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आपसे किस तरह के का व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है, ये क्या है, ये सब हमें समाजीकरण के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, देखिए सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण नहीं होता है, मतलब जो सोशल कंट्रोल है वो सोशलाइजेशन नहीं है, लेकिन जो समाजीकरण के द्वारा सामाजिक नियंत्रण अवश्य होता है। लेकिन मतलब सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण मतलब सामाजिक नियंत्रण को समाजीकरण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो समाजीकरण है उसी के द्वारा जो सोशल कंट्रोल है वो जरूर होता है। यानी कि मतलब ये जो चीजें हैं दोनों, सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो आपके नियंत्रण के साधन दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें आपके आदिम और ग्रामीण समाज बताया है और नगरीय और औद्योगिक समाज बताया। यानी कि जो आपसे नियंत्रण के साधन है जैसे कि सामाजिक नियम कानून हो गए, समूह हो गए, समिति संस्थाएं हो गई। ठीक है, ये क्या है आपके, ये सब क्या है आपके नियंत्रण के साधन है, ये क्या है इनके माध्यम है, और ये हो गए नियंत्रण के साधन। देखिए जब आपका किसकी बात की जाती है, सामाजिक नियम कानून की, किसकी बात की जा रही है, ठीक है, देखिए यानी कि आदिम और जब नगरीय समाज की, आदिम और ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं तो जो नियंत्रण के साधन है वो कौन कौन से होंगे, और जब हम नगरीय और औद्योगिक समाज की बात करेंगे तो नियंत्रण के साधन कौन कौन से होंगे। देखिए पहला जब हम किसकी बात करते हैं, सामाजिक नियम कानून की बात करते हैं, तो जो आपके आदिम व ग्रामीण समाज हैं, ठीक है, इनके लिए जो सामाजिक नियम कानून काम करेंगे वो कौन कौन से होंगे, लोक रीति होगा, परंपरा होगा, प्रथा होगा, धर्म होगा, लोकाचार होगा। ठीक है, लेकिन जब इसी में हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं नगरीय और औद्योगिक समाज की, तो इनके लिए जो सामाजिक नियम कानून है वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके परंपरा, धर्म और कानून। ठीक है, क्या होंगे, यानी कि जब हम आदिम और ग्रामीण समाज के लिए सामाजिक नियम कानून की बात करते हैं तो ये होगा लोक रीति, परंपरा, प्रथा, धर्म और लोकाचार। जबकि हम जब नगरीय और औद्योगिक समाज के लिए बात करते हैं तो ये होगा परंपरा, धर्म, कानून। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम आदिम और ग्रामीण समाज के लिए समूह की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से समूह होंगे, प्राथमिक समूह होगा, सदस्यता समूह। देखिए प्राथमिक समूह क्या हो गया, जैसे आपका परिवार हो गया, ठीक है, आप जिस ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो हो गया, आपकी पंचायत हो गया, इस तरह की चीजें क्या होंगी, प्राथमिक और सदस्यता समूह होंगी। नगरीय और औद्योगिक समाज के लिए यही चीजें क्या होंगी, ये होंगी द्वितीयक सदस्यता समूह और वाह्य समूह।
जैसे मान लीजिए आपने किसी एनजीओ की मेंबरशिप ली है, किसी क्लब की मेंबरशिप ली है, इस तरह की चीजें। ठीक है, देखिए समिति और संस्था की बात देखी जाए अगर आदिम समाज के लिए, तो ये क्या होगी, ये होगी परिवार, नातेदारी, ग्रामीण समुदाय, पंचायत, सरदार, सामंत। ठीक है, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर हम इसी को नगरीय समाज के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन हो जाएगा, औपचारिक संगठन हो जाएगा और राज्य हो जाएगा। ये हम सब क्या देख रहे हैं, ये हम सब नियंत्रण के साधन देख रहे हैं। किसके लिए, आदिम समाज के लिए और नगरीय समाज के लिए। नेक्स्ट देखिए, जब हम सामाजिक संबंधों के रूप में नियंत्रण की बात करते हैं तो ये आदिम व ग्रामीण समाज के लिए क्या होगा, ये होता है वैयक्तिक, प्रत्यक्ष और अनौपचारिक। लेकिन इसी को जब हम नगरीय समाज के लिए देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वैयक्तिक, प्रत्यक्ष, अनौपचारिक और अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष और औपचारिक। ठीक है, जब हम दंड विधान की बात देखते हैं किसके लिए, जब हम दंड विधान की बात देखते हैं आदिम व ग्रामीण समाज के लिए तो ये हो जाता है निंदा, बहिष्कार, आर्थिक एवं शारीरिक दंड और हत्या। यानी कि जब हम दंड विधान के माध्यम से आदिम व ग्रामीण समाज में हम सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो दंड विधान क्या होता है, निंदा, बहिष्कार, आर्थिक एवं शारीरिक दंड एवं हत्या। लेकिन जब हम शहरी या नगरीय क्षेत्र में देखते हैं क्या, सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल के जो मीडियम्स है, सामाजिक नियंत्रण के साधन है, तो दंड विधान क्या है, निंदा है, बहिष्कार है, अनुशासन की कार्यवाही है, जुर्माना है, कैद है, मृत्युदंड है। भाई देखिए क्या हो जाता है, पहले के समाजों में क्या होता था कि मान लीजिए गांव वगैरह में किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो पंचायत होती थी वही फैसला सुना देती थी कि उसको क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक का भी। ठीक है, पहले के टाइम में। अब क्या है, लेकिन जो नगरीय समाज है उसमें बाकायदा अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर केस चलेगा, उस पर कार्यवाही होगी, उसको भी अपना वकील प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और फिर जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा, कोर्ट का होगा कि उस पर जुर्माना लगाना है, कि उसको कैद करना है, कि उसको सजा देनी है, कि अगर उसने बहुत बड़ा कोई जघन्य अपराध किया है तो उसको मृत्युदंड की सजा देनी है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके अलग अलग नियंत्रण के साधन हैं। आदिम और ग्रामीण समाज में अलग, नगरीय और औद्योगिक समाज में अलग। एक बार ये देख लीजिए कि सामाजिक नियंत्रण के जो साधन है, आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, एक है आपका सामाजिक नियम कानून, एक है आपका समूह, एक है समिति एवं संस्था, नेक्स्ट है आपका सामाजिक संबंध और एक है आपका दंड विधान। यानी कि ये जो 5 है। ठीक है, इसका चैनल पर आपके शॉर्ट्स भी पड़ा हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा या यहीं पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सिर्फ सामाजिक नियंत्रण के साधन भी पूछे जा सकते हैं, तो सामाजिक नियंत्रण के साधन याद रखिएगा, एक है आपका सामाजिक नियम कानून, एक है समूह, एक है समिति एवं संस्था, एक है सामाजिक संबंध और एक है दंड विधान। ठीक है, तो जो प्रमुख सामाजिक नियंत्रण के साधन है वो कितने हैं, वो है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या टॉपिक है, इसके बाद आपका टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें थ्योरी और क्वेश्चन आंसर आपके दोनों ही कंप्लीट कराए जाएंगे। मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण आपके वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द 1-2 दिनों में आपके वीडियोस सुबह शाम दोनों ही टाइम आएंगे। जैसे आपके प्रैक्टिस सेट आते थे ना एक दिन में 2, उसी तरह से आपके इसके वीडियोस भी आने लगेंगे। ठीक है, तो सीरीज को कंटिन्यू देखिए, देखने के साथ साथ जहां आपको लगे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाइए और लगातार रिवीजन करते जाइए क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ही जल्दी होने के चांसेस हैं। ठीक है, जो होगा आयोग की तरफ से वो बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह क्या कैसे होना है या क्या जो आपका अभ्यर्थन के मामले में चल रहा है कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, बहुत जल्दी आयोग की तरफ से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को करते रहें। ठीक है, तो अपनी स्टडी पर फोकस रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।